आज हम करेंगे क्लास 12th कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर 12 के आगे के टॉपिक्स। पिछली कुछ वीडियोस में हम इंट्रोडक्शन, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर चुके हैं। अब बाकी जो आगे का चैप्टर बचा हुआ है वो एंड उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट हो गई थी पिछली वीडियो में। अब हम करने वाले हैं मार्क इंडिकेटिंग क्वालिटी इन डिफरेंट प्रोडक्ट। अब कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट में कुछ मार्क्स बने होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि ये गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट है या नहीं है। फर्स्ट है ISI मार्क। ये ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो हम बार बार यूज़ करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उन पे ये मार्क बना होता है। ठीक है, अगर ये मार्क किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बना हुआ है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये इसका मार्क होता है, ये ऐसे बना होता है। ठीक है, उसके बाद AGMAR के मार्क ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे और जो लाइव स्टॉक प्रोडक्ट होते हैं उन पे ये बना होता है और ये ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है BIS मार्क या हॉल मार्क। हॉल मार्क आपको पता होगा गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर बना होता है और हॉलमार्क के ऊपर जो भी हम गोल्ड की ज्वेलरी लेते हैं उसके ऊपर कुछ नंबर लिखा होता है, उससे ये पता चलता है कि ये हॉलमार्क के प्रोडक्ट है या ज्वेलरी है। उसके बाद वूल मार्क जो सिग्निफाइज करता है कि 100% प्योर वूल हमें मिल रही है और इसका साइन ये होता है। उसके बाद है इको मार्क जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए होता है, उससे पता चलता है कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे इकोनॉमिक या एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे, इसका साइन ये होता है। उसके बाद दे रखा है रिलीफ और रेमेडीज आर अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट फील्ड बाय हिम। अब आप एक बात मानो कि कंज्यूमर को एक्सप्लोटेशन हो गया, तो जो कंज्यूमर का एक्सप्लोटेशन होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, फाइल करेगा कंप्लेंट, अगर वो करना चाहता है तो। अगर वो करता है तो उसको क्या रिलीफ और क्या रेमेडीज दी जाएंगी किसी भी कंज्यूमर को। सबसे पहले है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम द गुड्स। अगर कुछ डिफेक्ट है तो उसका क्या करा जाएगा, रिमूवल करा जाएगा कि रिमूव कर दी जाएंगी जो भी डिफेक्ट्स हैं गुड्स में से, रिप्लेसमेंट कर दी जाएगी। अगर कोई गुड्स खराब निकली है तो उसको रिप्लेस करके नया प्रोडक्ट दिया जाएगा, रिफंड दिया जाएगा प्राइस का, कंपनसेशन दिया जाएगा जो भी लॉस इंकर हुआ है या कंज्यूमर ने सफ़र किया है, मतलब पैसे दिए जाएंगे। अब कंपनसेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्या उसको नेक्स्ट सेल में कुछ परसेंट डिस्काउंट दे दिया, अमाउंट दे दिया, वो कुछ भी हो सकता है। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, जो भी डेफिशिएंसी आई है उनके सर्विसेज में वो उसको रिमूवल करने की वो करते हैं कि हाँ आगे से नहीं होगा। डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि वो आगे से ऐसे डिसकॉन्टिन्यूस नहीं करेंगे अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है तो। स्टॉपिंग द सेल ऑफ हैजर्ड्स गुड, जो उनकी लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं तो उनको वो सेल करना स्टॉप कर देंगे। विड्रॉल ऑफ हैजर्ड्स गुड्स फ्रॉम मार्केट, और वो क्या करेगा, कंज्यूमर अगर फाइल करता है कंप्लेन तो गवर्नमेंट ये कह सकती है कि वो विड्रॉल कर दे, निकाल दें जो भी हैजर्ड्स ऑफ गुड्स हैं मार्केट के अंदर। पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट ऑफ ग्रेवेड पार्टी, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन हैव पावर टू डिक्लेयर अ कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वेड इट इज़ अनफेयर। अब आप एक बात मानो, ये सबसे मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है कि अगर कोई भी एक्सप्लोटेशन हुआ है तो स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन के पास राइट है कि जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा था, सेलर जो भी प्रोडक्ट बेच रहा था, तो उसके जो लाइसेंस है उसको डिक्लेयर कर सकता है कि वो नल है, वो किसी यूज़ का नहीं है, उसके लाइसेंस को रद्द करा दिया जा सकता है। तो ये कुछ रिलीफ और रेमेडीज थी। नेक्स्ट है टू पे एनी अमाउंट, कि कोई भी अमाउंट पे करे जो लेस देन 5% ऑफ अ वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंसी प्रोडक्ट हो, वो कंज्यूमर के वेलफेयर फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन पर्सन जो भी यूटिलाइज है किसी भी प्रोडक्ट में। इस लाइन का, इस पूरे पॉइंट का ये मतलब है कि अगर कोई भी इफेक्टिव डिफेक्टिव गुड या डेफिशिएंसी सर्विस उसको प्रोवाइड कर दी जाती है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नॉट लेस देन 5% से ज़्यादा, 5% से कम नहीं होगा, वो डिफेक्टिव गुड्स की कंज्यूमर के वेलफेयर अकाउंट में डाल दिया जाएगा। टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर वो कुछ मिसलीड एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे तो उसको वो सही करके अच्छी एडवर्टाइजमेंट जो कंज्यूमर को इफेक्ट ना करे, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो एडवर्टाइजमेंट बनाई जाएगी और एडिक्वेट कॉस्ट टू एडिक्वेट पार्टी पे करा जाएगा।
ठीक है। अब कुछ ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स, हु हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू, एनी यूजर ऑफ सच गुड और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस विच अप्रूवल। इसमें ना मेन क्वेश्चन सीधा ये नहीं आ सकता कि हु इज अ कंज्यूमर, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ए एक पर्सन है जो गुड्स को बेच रहा है, बी एक पर्सन है जो खरीद रहा है, लेकिन कुछ मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते। तो आपको बताना होगा बी इज अ कंज्यूमर। बी कौन है? जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, सर्विसेज ले रहा है, तो वो माना जाएगा कि कंज्यूमर होता है। व्हेन और व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन अ फाइल कंप्लेन बी फाइल्ड? हम कब अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं? कोई फ्रॉड हुआ हमारे साथ, कोई गुड डिफेक्टिव आ गई, कोई डेफिशिएंसी आ गई जो हमने सर्विसेज हायर की थी उसमें, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वेयर कैन द कंप्लेन बी फिल्ड? अब हम कहाँ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो बट मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन वो कमीशन होती है जो डील करती है, कंपनसेट देती है जो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता। स्टेट कमीशन में जब अगर कोई भी केस फाइल किया जाता है तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा कंपनसेशन प्रोवाइड कराती है और नॉट एक्सीड 10 करोड़। जो नेशनल कमीशन है जो केस एक्सीड करती है वैल्यू को 10 करोड़ से भी ज़्यादा। अब जो भी अपील डिस्ट्रिक्ट में डाली गई उसको हम डिटेल से एक बार हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहीं करा दूंगी। विद इन व्हाट पीरियड कैन द फाइन कंप्लेन बी फाइल? अब कितने टाइम में हमारी जो कंप्लेन है वो फाइल कर दी जानी चाहिए? 3 months ऑफ परचेज, ठीक है। इफ सम टेस्टिंग ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड देन विद इन 5 minutes, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी कंप्लेन फाइल है वो 3 months में कर दी जानी चाहिए, और अगर हम कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की तो वो विद इन 5 minutes हमारी हो जानी चाहिए। हु आर नॉट कंज्यूमर है कंज्यूमर? अब कौन पर्सन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आता है कि कौन बंदा ऐसा है जो कंज्यूमर नहीं कहलाया जाएगा अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब कोई पर्सन है जो ऑब्टेन कर रहा है गुड्स को रीसेल करने के लिए, अपने यूज़ के लिए नहीं, रीसेल करने के लिए, विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर। उसने कोई गुड्स खरीद ली लेकिन उसने अप्रूवल ही नहीं लिया बायर का। द पर्सन हु अवेल ऑफ द सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ अ हायर। कोई भी सर्विसेज, पर्सन जो सर्विसेज ले रहा है उसने बायर की भी नहीं ली और हायर की भी नहीं ली कि वो गुड्स को ले सकता है। द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, उसने किसी को कंसीडर नहीं किया कि ये प्रोडक्ट उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ये भी वही है। इसमें मेन वही टॉपिक्स दे रखे हैं कि कौन कौन बंदा कर सकता है, मतलब नहीं कंज्यूमर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन फाइल अ कंप्लेन? कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है, और कोई भी कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंज्यूमर, वो भी फाइल कर सकता है कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेन। किसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर दी जाएगी? किसी भी सेलर के, मैन्युफैक्चरर के, डीलर के, और उस पर्सन के जो हमें प्रोवाइड करा रहा है सर्विसेज, ठीक है, तो उनके खिलाफ हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्रेसर एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 देयर जुरिडिक्शन, ठीक है। 3 टायर्स कंज्यूमर, ये कई बार टॉपिक आता है कि इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो हमें क्या करना है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन को एक्सप्लेन करना है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन वो कमीशन होती है जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही रिटायर्ड जज होता है, रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वो अपॉइंटेड होता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये जैसे जैसे पॉइंट बोल रही हूँ वैसे वैसे करना, इनका डिफरेंस भी बहुत बार पेपर में आता है। द कंप्लेन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ, जो भी कंप्लेन इसमें करी दी जाएगी वो 1 करोड़ और लेस कैन बी फिल्ड इन दिस एजेंसी। 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। द एजेंसी सेंड द गुड फॉर टेस्टिंग इन लैबोरेटरी इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई भी एजेंसी है वो क्या करेगी? टेस्ट करेगी लैबोरेटरी में जाके अगर रिक्वायरमेंट है तो। एंड गिव डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड लैबोरेटरी रिपोर्ट, तो जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बिहाफ पे वो डिसीजन लेगी। अगर कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, देन
ही कैन फाइल कंप्लेन अगेंस्ट दी जजमेंट ऑफ स्टेट कमीशन, मतलब स्टेट कमीशन में जाके वो कंप्लेन फिर से कर सकती है विद इन 45 डेज। ठीक है, मैं एक बार इसका कंक्लूजन जरूर बताऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, बट मैं आपको एक बार इस पॉइंट का कंक्लूजन बता देती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन वो कमीशन होती है जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर्स होते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी, जो प्रेसिडेंट होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन का वो रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जो कि अपॉइंट किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो कंप्लेन फाइल करी जाएंगी जो 1 करोड़ और लेस देन 1 करोड़ होंगी। अगर कोई एजेंसी गुड्स भेजती है, अगर वो नीड है उसको लैबोरेटरी टेस्ट कराने की, तो जब लैबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी तो डिसीजन लिए जाएंगे। अगर कोई भी पर्सन नहीं मान रहा कि उन्होंने जो जजमेंटली जो डिसीजन लिया वो हमारे फेवर में नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो विद इन 45 डेज वो स्टेट कमीशन में जाके दोबारा से कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन वो कमीशन होती है जिसमें एक प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 2 अदर मेंबर्स होने चाहिए। द प्रेसिडेंट मस्ट बी रिटायर्ड, जो प्रेसिडेंट होगा वो रिटायर्ड या वर्किंग जज होगा हाई कोर्ट का, और जो ये होगा ये भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही अपॉइंटेड होगा। इसमें जो कंप्लेन करी जाएगी वो करी जाएगी 1 करोड़ या फिर लेस देन 10 करोड़ से। ठीक है, अगर स्टेट कमीशन ने कोई, इसमें भी यही बात है कि अगर कोई लाइब्रेटरी टेस्ट की ज़रूरत है तो वो भेजेगी लाइब्रेटरी में, और अगर जो भी आएगा उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बिहाफ पे डिसीजन ले दिया जाएगा। अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है जो जजमेंट करी गई नेशनल कमीशन में, मतलब स्टेट कमीशन में, तो वो नेशनल कमीशन में जा सकती है विद इन 45 डेज बाय डिपॉजिटिंग 50% ऑफ फाइन मनी। अब उसको 50% ऑफ फाइन मनी भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन वो होती है जिसमें एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक वुमेन जरूर होनी चाहिए। मतलब एक प्रेसिडेंट होगा, 4 मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स में से एक वुमेन होनी चाहिए जो 4 मेंबर्स बनेंगे, और जो ये होगी ये अपॉइंट करी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। जो भी नेशनल कमीशन में कंप्लेन करी जाएगी वो 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो भी नेशनल कमीशन में फाइल करेगा अगर उसमें जजमेंट रिक्वायर्ड है एंड वो अपनी जजमेंट देगा आफ्टर टेस्टिंग। इफ़ एग्रीवेट अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो, अब पहले अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो सेटिस्फाई नहीं था तो वो स्टेट कमीशन में आ सकता था, स्टेट कमीशन में अगर वो सेटिस्फाई नहीं था वो नेशनल कमीशन में आ सकता था। अब अगर वो नेशनल कमीशन में भी सेटिस्फाई नहीं है उनके डिसीजन से तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है विद इन 45 डेज बाय डिपॉजिटिंग 50% ऑफ फाइन मनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक आते हैं, मतलब जितने भी टॉपिक हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस, क्या रेमेडीज हैं, मतलब ये चैप्टर बहुत इजी भी है एंड इसके सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने पीछे पेज पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन के बारे में पढ़ा था। कंपोजिशन कि ये बनी कैसे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन वो कमीशन होती है जिसमें एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स होते हैं, और 1 ऑफ द मेंबर हैज़ टू बी अ वुमेन होनी चाहिए। बट पीछे ऐसा कुछ दे नहीं रखा था कि वुमेन होनी चाहिए, जिसमें प्रेसिडेंट नॉट लेस देन 4 अदर मेंबर्स। ठीक है, 4 अदर मेंबर्स होने चाहिए, 4 से कम नहीं हो सकते। इसमें वुमेन होनी चाहिए। इसमें वो प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स होने चाहिए जिसमें से एक वुमेन होगी। इसमें अब कौन कौन प्रेसिडेंट हो सकता है, हु कैन बी अ प्रेसिडेंट। ए वर्किंग और रिटायर्ड जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, इसमें अ वर्किंग और रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का, अ वर्किंग और रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अब इसकी अपॉइंटमेंट करता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें सिलेक्शन कमेटी बना के स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि कौन बनना चाहिए प्रेसिडेंट। इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट होएगी विद द चीफ, कंसल्टेशन ली जाएगी चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कंसल्टेशन लेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, जुरिडिक्शन मतलब हम किसके बिहाफ पे इस
में कंप्लेन कर सकते हैं, जो 1 करोड़ से एक्सीड होनी चाहिए, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, कि 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें एक्सीड होनी चाहिए 1 करोड़ बट डज नॉट एग्जिस्ट 10 करोड़, ठीक है, कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच तक हम इसमें कंप्लेंट फाइल करेंगे। इसमें जो एक्सीड नहीं करेगा 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या एक्सीड होनी चाहिए 10 करोड़ से ज़्यादा। दोबारा बता रही हूँ, एक्सीड 1 करोड़, कि 1 करोड़ से ज़्यादा, इसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। एनी पर्सन, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं है तो वो स्टेट कमीशन में जा सकता है विदिन 45 डेज। इसमें अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में जा सकता है विदिन 45 डेज। अगर वो इसमें सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, विदिन 45 डेज, वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड, जहाँ पे गुड्स की जो वैल्यू है वो एक्सीड करेगी 10 करोड़, ठीक है। रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। अब क्या रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का या एनजीओ का। अब जो एनजीओज बनाई गई है, हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी एनजीओज बनाई गई हैं वो कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए आ रही हैं। तो एनजीओज क्या करेंगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगी, सेमिनार्स बनाएंगी, वर्कशॉप्स बनाएंगी, एजुकेट करेंगी किसी भी विलेजर्स को, पब्लिक, जनरल पब्लिक को कंज्यूमर्स के राइट के बारे में। पब्लिशिंग करेंगी पीरियोडिकली एंड अदर पब्लिकेशन टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, रिलीफ अवेलेबल, जो उनको रिलीफ अवेलेबल है वो पब्लिश करेंगी पीरियड टू पीरियड, कुछ टाइम बाद। कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट को टेस्ट करती रहेंगी, लेबोरेटरी में भेजेंगी उनको, क्वालिटीज ऑफ कंपीटिंग ब्रांड एंड पब्लिश करेंगी जो भी टेस्ट रिपोर्ट आते हैं उनको। एनकरेज करेंगी कंज्यूमर को टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट फाइल करें। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एड, लीगल एडवाइस इन सीकिंग लीगल रेमेडीज, कि उनको प्रोवाइड करेगी जो भी उनका वे है प्रोवाइडिंग का, कि उनको लीगल कंज्यूमर की हेल्प करेंगी लीगली, मतलब अगर कोई कंज्यूमर फाइल करने जा रहा है कंप्लेंट तो उनकी हेल्प करेगी कि वो कैसे कैसे फाइल कर सकता है। फाइलिंग कंप्लेंट इन कोर्ट्स, अगर अब जो एनजीओज हैं वो फाइल कर सकती हैं कंज्यूमर के बिहाफ पे कोई भी कंप्लेंट। टेकिंग इनिशिएटिव इन फाइलिंग केस इन कंज्यूमर कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ विलेजर्स। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअली, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, अब जो विलेजर्स में जाके या जनरल पब्लिक है उनके साथ कुछ एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो उनके इंटरेस्ट, उनके साथ हो रहा है उनके बिहाफ पे भी वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अगर कोई हेल्पिंग गवर्नमेंट एजेंसी टू रिजॉल्व केसेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोरेशन एंड कैनियन कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम को बनाएगी, मतलब कि कंज्यूमर एनजीओ जो हैं वो कंज्यूमर प्रोग्राम्स को बनाएंगी ताकि कंज्यूमर का एक्सप्लोरेशन ना हो सके, और हेल्प करेगी गवर्नमेंट एजेंसीज को। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मोटिवेटिंग पीपल टू आस्क क्वालिटी प्रोडक्ट। अब अगर आप इसमें आप ये भी कह सकते हैं कंज्यूमर को अगर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है तो उनको बोलेगी कि आप बिल लो, ISMI मार्क देखो, जो भी मार्क्स हमें प्रोवाइड हैं उनको देखो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे।